भाग 2 AMEX वर्ष गुड़गांव 2013। अमेरिकन सरकार की नौकरी। जब मैं एमेक्स में शामिल हुआ तो निजी मजाक में हमारे रोजगार को अमेरिकी सरकार की नौकरी कहा जाता था। मैं जल्द ही इसका कारण समझूंगा। एमेक्स में काम करना लगभग सरकारी नौकरी करने जैसा था। नौकरी केवल इस मामले में सरकार अमेरिका में स्थित थी और हमसे डॉलर में बात करती थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मेरे पहले कार्यकाल ने मुझे एहसास दिलाया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी संस्कृति हमारी घरेलू लाला कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। एमेक्स इंडिया एक बहुत बड़ा सेटअप था और इसके संचालन के दो सेट थे। एक बैकऑफिस संचालन जो वैश्विक व्यापार का समर्थन करता था और दो भारत विशिष्ट क्रेडिट कार्ड व्यवसाय जिसका मैं एक हिस्सा था। यह एक अच्छी तरह से संरचित संगठन था और सभी की एक अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका थी और स्थापित बैंड या पदानुक्रम में विभाजित थे। विभिन्न बैंडों में आपकी स्थिति आपके वेतन और स्टॉक विकल्पों को निर्धारित करती है और इसलिए हर कोई आपकी औकात संगठन में आपकी समग्र स्थिति से अवगत था। मैं एक बैंड 40 था। जहां तक कार्य संस्कृति का सवाल है, सामान्य प्रोटोकॉल बैठकें आयोजित करना, उनके कार्यवृत्त रिकॉर्ड करना और फिर उनका पालन करना था। इसे संक्षेप में कहें तो कहीं कोई आग नहीं लगी। अधिकांश लोगों के पेट सहित कहीं भी आग नहीं थी। हालांकि मेरे बॉस संजय ऋषि बेहद महत्वाकांक्षी थे। वह उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम किया था और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दिनों से चीजों को प्रगति करते देखा था, जब कॉरपोरेट करियर जैसा कि हम उन्हें आज जानते हैं अस्तित्वहीन थे। दक्षिण एशिया के लिए एमेक्स का नेतृत्व करते हुए वह एक कैरियर एमेक्स व्यक्ति थे और सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। संजय की कोर CXO टीम के सबसे युवा सदस्यों में से एक मैं संजय के कार्यालय के ठीक बाहर तैनात था और संगठन के बाकी लोग मुझे उनके नीली आंखों वाले लड़के के रूप में देखते थे। एमेक्स देश में तीसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता था और इसका सबसे बड़ा लाभ इसका एंड टू एंड भुगतान ऑपरेशन था। इसके पास एक अद्वितीय बैंक लाइसेंस था, कार्ड जारी करता था, इसका अपना नेटवर्क था और व्यापारी अधिग्रहण भी करता था। जबकि उनका 1/3 व्यवसाय उच्च क्रेडिट योग्य व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से आया था, शेष 2/3 कंपनियों से आया था, मुख्यतः अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। हालांकि एमेक्स में समस्या दोहरी थी। पहला तथ्य यह था कि डिजाइन के अनुसार वे बहुत चयनात्मक थे कि वे किसे अपना कार्ड पेश करते थे। यह एक लग्जरी जीवन शैली भुगतान ब्रांड था और साथ ही यह एक उपयोगिता सेवा भी थी। और दूसरा यह था कि व्यापारियों से इस आग्रह के बावजूद कि एमेक्स का टिकट आकार बाजार से दोगुना था, उनसे वसूले जाने वाले उच्च कमीशन 2.6% से अधिक के कारण व्यापारी अधिग्रहण की गति सीमित थी। यह बताता है कि जब आप किसी प्रीमियम रिटेल आउटलेट में प्रवेश करते हैं तो आप एक नोटिस करेंगे। बाहर एमेक्स वेलकम स्टिकर है, लेकिन संभावना यह है कि यदि आप एमेक्स कार्ड के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो आपको बताया जाएगा कि मशीन खराब है। इस प्रक्रिया में व्यापारी की आशा यह है कि आप या तो एक वीजा मास्टरकार्ड कार्ड देंगे जहां उसे कम लेन देन शुल्क देना होगा, या इससे भी बेहतर कि आप नकद भुगतान करेंगे। भारतीय बाजार में जहां खुदरा क्षेत्र में मार्जिन निराशाजनक है, उच्च लेन देन शुल्क एमेक्स के लिए एक बड़ी बाधा रही है। इसलिए एमेक्स बाजार काफी हद तक होटल, एयरलाइंस और हाई एंड रेस्तरां तक ही सीमित है। इन चुनौतियों के बावजूद यदि देखा जाए तो वह समय उल्लेखनीय था, क्योंकि यहीं पर मैंने एंड टू एंड कार्ड अर्थशास्त्र सीखा,
एक ऐसी सीख जो मेरे बाद के वर्षों में काम आएगी जब मैं भारत पे की स्थापना करूंगा। जिस वर्ष मैं एमएक्स में शामिल हुआ वह व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मेरे लिए विशेष था, क्योंकि यही वह वर्ष था जब मुझे और माधुरी को हमारी दूसरी संतान, हमारी बेटी मन्नत का आशीर्वाद मिला था। एक साल पहले 2012 में माधुरी ने गर्भधारण किया था, लेकिन तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में भ्रूण में वही असामान्यता देखी गई और गर्भावस्था टिकाऊ नहीं थी। इसलिए मन्नत की प्रतीक्षा करते समय हमने अपनी उंगलियां कसकर पार कर लीं और इस बार हम अपने हृष्ट-पुष्ट बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ने में सक्षम थे। अवयुक्त और मन्नत के साथ हमारी दुनिया अब पूरी हो गई है, हालांकि हम अभी भी तीसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं। कार्यस्थल पर मेरा काम एमएक्स के पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ाना नहीं था, बल्कि भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करना और आगामी भुगतान खिलाड़ियों में अल्पसंख्यक निवेश के माध्यम से विकास की संभावनाओं का पता लगाना था। हालांकि यह काम उससे बहुत अलग नहीं था जो मैंने इतने लंबे समय तक किया था। भुगतान का स्थान मेरे लिए एक नया आधार था। अपने काम की शुरुआत में मैंने प्रमुख खिलाड़ियों को निर्धारित करने के लिए बाजार का पूरी तरह से मानचित्रण किया, चाहे वे वॉलेट जारीकर्ता, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर या व्यापारी अधिग्रहणकर्ता हों। एक चीज जिससे मैं विवश था वह थी 2008 के संकट राहत पैकेज के बाद निजी तौर पर फेड द्वारा बैंकों पर लगाए गए अनेक नियंत्रण और संतुलन। एमएक्स पर लगाए गए एक निजी प्रतिबंध में कहा गया है कि किसी भी कंपनी में 5% से अधिक इक्विटी हासिल करने के लिए फेड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं जिन सभी निवेशों की खोज कर रहा था उनमें अल्पसंख्यक निवेश की आवश्यकता थी। इस धारा से विचलित हुए बिना मैंने प्रत्येक फिनटेक संस्थापक से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निश्चय किया। मेरे पक्ष में जो बात काम आई वह यह थी कि इनमें से प्रत्येक संस्थापक ने अपने व्यवसाय में एमएक्स के निवेश को अपने व्यवसाय मॉडल के सत्यापन के रूप में देखा, जो उनके रास्ते में आने वाले चेक से भी अधिक महत्वपूर्ण था। पेटीएम और रिबाउंड मोबिक्विक डी। अपने निवेश अधिदेश के एक भाग के रूप में मैंने पेटीएम और इसमें एमएक्स के निवेश की संभावना का मूल्यांकन किया था। यह उनके प्रसिद्ध अलीबाबा दौर से पहले था। विजय शेखर शर्मा से मेरी लंबी मुलाकात हुई। वीएसएस स्पष्ट रूप से एक मनमौजी संस्थापक था और उस शुरुआती समय में भी प्रकृति की एक शक्ति के रूप में सामने आया था। मैं बस उस लड़के और उसके दृष्टिकोण से प्यार करता था। हमने 197 नोएडा कार्यालय में 3 लंबे घंटे बिताए, जहां उन्होंने मुझे वॉलेट की कहानी बताई और बताया कि कैसे उनका अंतिम लक्ष्य एक डिजिटल मुद्रा बनाना था। उनके दृष्टिकोण को समझने के बाद मैंने वीएसएस को उनके निवेश बैंकरों मधुर देवड़ा, जो अब उनके सीएफओ हैं, और सिटी बैंक के पंकज जैन के साथ अपने बॉस संजय ऋषि के सामने बात रखने के लिए एमएक्स कार्यालय में आमंत्रित किया। नियत समय पर पहुंचने पर वीएसएस ने अपना निवेश देख हमारे सामने रखा। बीच में उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि आईसीआईसीआई बैंक और मास्टरकार्ड ने उनके उद्यम में पैसा लगाने का इरादा दिखाया है। संजय को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अनुमानित स्क्रीन पर अपना ईमेल खोला और हमें आईसीआईसीआई का प्रस्ताव दिखाया। मैं हर समय वीएसएस के लिए प्रयास कर रहा था, इस तथ्य को देखते हुए कि उसका बिजनेस मॉडल ही भविष्य था। वह एक नेटवर्क बनाने, व्यापारियों का अधिग्रहण करने और बहुत कुछ करने पर काम कर रहा था। यह एक बड़ा प्लस था। कई मायनों में वह जो कर रहा था वह एमएक्स के समान था, लेकिन बड़े पैमाने पर मोबाइल को फॉर्म फैक्टर के रूप में देखते हुए यहाँ किसी भी क्रेडिट को अंडरराइट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस मॉडल में लोग अपना लोड करेंगे, उनके बटुए में पैसा है।
हालांकि संजय गोपनीयता और ग्राहक गोपनीयता के पुराने स्कूल से आते हैं। उस एक बैठक में संजय ने अनुमान लगाया था कि हालांकि यह भविष्य का एक माध्यम था, लेकिन गोपनीयता वीएसएस की विशेषता नहीं थी, जैसा कि उनके आईसीआईसीआई रहस्योद्घाटन ने हमें बताया था। इसलिए उसे एमएक्स पारिस्थितिकी तंत्र में आंतरिक रूप से बेचना कठिन होगा और सांस्कृतिक रूप से वह इसमें फिट नहीं होगा। हालांकि वह सौदा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पेटीएम का मूल्यांकन करने के बाद हम स्पष्ट थे कि भविष्य वास्तव में वॉलेट पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है। इसके बाद हमें दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी मोबिक्विक की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। एमएक्स ने अंततः मोबिक्विक के सीरीज बी राउंड में भाग लिया। तकनीकी रूप से हम 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ इस दौर में अग्रणी निवेशक थे, जबकि सिकोया पहले से ही उनमें एक निवेशक था। एमएक्स की 2.5 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता पर शैलेंद्र सिंह ने मुझसे फोन पर बात की और अतिरिक्त $1 मिलियन लगाने पर सहमति व्यक्त की। बाद में एक बड़ा सीरीज बी राउंड बनाया गया, जिसमें सिस्को और अन्य लोगों ने भाग लिया। एक और कंपनी जिसका मैंने मूल्यांकन किया था और संजय के साथ केस बनाने की कोशिश कर रहा था जब वह एमएक्स में था, वह पाइन लैब्स थी। संजय के लिए मेरी थीसिस यह थी कि अब तक बड़े व्यापारियों को अपने कार्ड पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले कम कमीशन को अनुकूलित करने के लिए बिक्री स्थल पर कई अलग अलग पीओएस मशीनें लगानी पड़ती थीं। हालांकि पाइन लैब्स ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जहां एक ही पीओएस कार्ड डिवाइस के बैकएंड पर कई अधिग्रहण करने वाले बैंकों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता था। बैकएंड पर एक नियम निर्धारित करना संभव था ताकि लेनदेन वांछित अधिग्रहणकर्ता बैंक तक पहुंच सके। पाइन लैब्स के संस्थापक लोकवीर कपूर के प्रति मेरे मन में सबसे अधिक सम्मान था। आईआईटी के पूर्व छात्र, उन्होंने पहले ऊर्जा सेवाओं और उपकरण कंपनी श्लम्बर्गर में विदेश में काम किया था और भारत वापस आकर पाइन लैब्स का निर्माण किया था। मुझे उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो पसंद आया वह यह था कि वह एक टीम के खिलाड़ी थे, इतना कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अगर वह दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में रह सकते हैं तो उनकी कोर टीम भी ऐसा कर सकती है। हालांकि लोकवीर ने अपनी इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा कम कर दिया था और एक समय में सिकोया कैपिटल के पास पाइन लैब्स में 70% हिस्सेदारी थी। एमएक्स में मुझे मिले निवेश अधिदेश के अलावा मैंने उनकी बैलेंस शीट का भी बारीकी से अध्ययन किया। मैंने पाया कि एमएक्स ने आईसीआईसीआई बैंक से 12% ब्याज दर पर क्रेडिट लाइन ली थी। इसने मुझे स्नैपडील जैसे स्टार्टअप से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय सॉफ्ट बैंक से भारी धन जुटा रहे थे। मैंने उन्हें अपने खजाने का पैसा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन में रखने के लिए मना लिया, जिससे उन्हें 9% की ब्याज दर मिल सकती थी। इस व्यवस्था से एमएक्स लागत 3% तक कम हो गई। हालांकि यह मेरे अधिदेश का हिस्सा नहीं था, फिर भी जहां भी अवसर मिले मैं मूल्य अनलॉक करना पसंद करता था। एमएक्स में मेरे लिए एक और बड़ी सीख यह थी कि जीवन में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। एमएक्स ने 2008 में वैश्विक स्तर पर अपना बैंकिंग व्यवसाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बेच दिया था। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इसके कारण उनका भारतीय बैंकिंग लाइसेंस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में केवल लाइसेंस प्राप्त बैंक ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसलिए एमएक्स आरबीआई के साथ गतिरोध पर पहुंच गया, जिसमें आरबीआई क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं देगा। यह लोक कथा है कि एमएक्स ने तब अपने मुख्य वार्ताकार एक जॉन टेक्सन को भेजा था। वह व्यक्ति आरबीआई कार्यालय में गया
और कहा कि या तो आरबीआई को इसे काम करना होगा या वे 15,000 नौकरियों के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वह भारत से एएमएक्स को पैक करके वापस चला जाएगा। एमएक्स के पास आज भारत में एक बहुत ही अनोखा बैंकिंग लाइसेंस है, जिसमें वे सार्वजनिक जमा नहीं ले सकते हैं और प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है। मैंने यहाँ जो सबक सीखा, कुछ भी संभव है जब तक आप कड़ी बातचीत करते हैं। यह तब बहुत काम आया जब बहुत बाद में मैंने भारत पे पर आरबीआई से पीएमसी बैंक खरीद लिया। ग्रोफ्स पिच डेक। जिस समय मैं मोबिक्विक डील को बंद कर रहा था, उसी समय मेरी मुलाकात आईआईटी दिल्ली के अपने एक बैचमेट अलबिंदर सिंह ढींडसा अलबी से हुई। उस समय उन्होंने ज़ोमैटो छोड़ दिया था और ग्रोफ्स की स्थापना की थी। मैं उसके व्यवसाय के नाम से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि यह मेरे अंतिम नाम जैसा लगता था और मैं जानना चाहता था कि यह सब क्या है। अलबिंदर ने समझाया, यह मुंडू के लिए एक अपशब्द है, शुक्रवार को एक व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सकता है। अनिवार्य रूप से उस समय वे व्यापारियों को अपने स्वयं के डिलीवरी बॉय न रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, बल्कि ग्रोफर्स की वास्तविक समय डिलीवरी सेवा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, जो उनके लिए एक ऐप पर उपलब्ध थी, जहां उनसे प्रति डिलीवरी शुल्क लिया जाएगा। लगभग इसी समय मैंने माधुरी को एक छोटे से स्टूडियो से अपना फर्निशिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसे हमने अपने घर के बेसमेंट में स्थापित किया था। एलबी का ऐप उनके व्यवसाय में काम आया और वह ग्रोफर्स B2B डिलीवरी सेवा के पहले कुछ उपयोगकर्ताओं में से एक बन गई। जनवरी 2015 में अलबिंदर ने मुझसे दोबारा संपर्क किया। उस समय तक वह पहले ही कुछ महीनों के लिए सेवा चला चुका था और सिकोया से $0.5 मिलियन का सीड राउंड जुटा चुका था। इस बार वह चाहते थे कि मैं ग्रोफर्स के उपभोक्ता सामना वाले किराना डिलीवरी व्यवसाय के लिए एक औपचारिक पिच डेक बनाने और धन जुटाने में मदद करूं। दूसरी तरफ इतने सारे पिच डेक खाने के बाद मैं तुरंत उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ग्रोफर्स का पिच डेक एमएक्स कार्यालय में बनाया गया था। दिन का मेरा काम पूरा हो गया। लगभग 9 बजे अलबिंदर एएमएक्स कार्यालय आएंगे और हम बैठक कक्ष में बैठेंगे और पिच डेक पर काम करेंगे। मैंने उन्हें वीसी से भी जोड़ा और हमने सीरीज ए में $10 मिलियन जुटाए गए पैसे के बाद अलबिंदर ने मुझे मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए एक बैठक के लिए बुलाया। इसके बाद एक प्रस्ताव आया, आप ग्रोफर्स से क्यों नहीं जुड़ते? उस समय तक मैं उद्यमशीलता के क्षेत्र से काफी पहले परिचित हो चुका था और मैंने यह देखना शुरू कर दिया था कि अधिकांश संस्थापकों की शैक्षणिक योग्यताएं मेरे जैसी ही थीं और उनमें से कुछ की यहाँ तक कि कम वर्षों तक काम किया है, जिसका अर्थ यह होगा कि कदम उठाते समय उनके पास सुरक्षा जाल के रूप में कम पैसा होगा। इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। जैसा कि मैंने एमएक्स में उस समय वार्षिक वेतन के रूप में 80 लाख रुपए $1,10,000 कमाए थे, अलबिंदर ने उल्लेख किया कि वे ग्रोफ्स के शुरुआती समय थे। वह मुझे उस वेतन पर खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन वह निश्चित वेतन के रूप में 40 लाख रुपए $55,000 की पेशकश कर सकता था और शुरू में शेष 40 लाख रुपए के लिए ESOP जारी करेगा। यह उस समय लगभग $35 मिलियन पोस्टमनी मूल्यांकन था। मैं सहज निर्णय लेने वाला हूं और लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता हूं और निस्संदेह यह एक पूर्व बैचमेट था। ठीक वैसे ही मैं एलबी के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उस समय फ्लिपकार्ट ने $8 अरब का वैल्यूएशन छू लिया था।
अलबिंदर से मेरा अनुरोध यह था कि अगर मैं ग्रोव्स को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन देता हूं, तो मुझे अपने लिए 100 करोड़ रुपए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाने में सक्षम होना चाहिए। पीछे देखने पर 100 करोड़ रुपए शायद उस समय का सबसे बड़ा आंकड़ा था जिसके बारे में मैं सोच सकता था। एल भी सहमत हो गया। हमने वादे पर हाथ मिलाया और यहाँ मैं स्टार्टअप बैंडवैगन पर कूदने के लिए तैयार था। जब मेरे बॉस संजय ऋषि ने मेरे फैसले के बारे में सुना, तो उन्हें कुछ भी कहने में संदेह हुआ। उनके दृष्टिकोण से एमेक्स की स्थिरता को एक अनसुनी कंपनी के लिए छोड़ना, जिसका कार्यालय एक छोटा सा गोदाम था और जिसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 15 लोगों की थी, बहुत अधिक समझ में नहीं आता था। हालांकि मेरे संकल्प को देखकर वह मुझे रोकने की कोशिश करने से बेहतर जानता था। किसी भी समय मुझे आवश्यकता महसूस होने पर एमेक्स में शामिल होने की खुली पेशकश के साथ मैं अपने कॉर्पोरेट वर्षों को अलविदा कहता हूँ।